आज से हम शुरू कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक विश्व इतिहास की झलक। आइए आज सुनते हैं पहले इस पुस्तक की भूमिका। 4 बरस हुए मैंने इस किताब का लिखना देहरादून जेल में ख़त्म किया था। उसके कुछ समय बाद ये अंग्रेजी में छपी थी। मेरी इच्छा थी कि ये हिंदी और उर्दू में भी निकले। उसका कुछ प्रबंध भी किया, लेकिन दुर्भाग्य से उसमें उस समय कामयाबी नहीं हुई। मैं फिर जेल चला गया। अब मुझे खुशी है कि ये मेरे पत्र इंदिरा के नाम देश की पोशाक में निकल रहे हैं। कसूर मेरा था, क्योंकि शुरू में मैंने इन्हें विदेशी लिबास पहनाया था। मुझे कुछ आसानी हुई अंग्रेजी लिखने में, क्योंकि उसमें लिखने का अभ्यास अधिक था और विषय ऐसा था जिसमें ज़्यादातर किताबें यूरोप की भाषाओं में हैं और उन्हीं को मैंने पढ़ा था। दुनिया के इतिहास पर किसी का कुछ भी लिखना हिम्मत का काम है। मेरे लिए ये जुर्रत करना अजीब है, क्योंकि मैं न तो लेखक हूँ और न ही इतिहास का विज्ञाता। कोई बड़ी पुस्तक लिखने का मेरा ख्याल नहीं था, लेकिन जेल के लंबे और अकेले दिनों में मैं कुछ करना चाहता था और मेरा ध्यान आजकल की दुनिया और उसकी कठिन सवालों से भटककर पुराने ज़माने में दौड़ता फिरता था। क्या क्या सबक ये पुराना इतिहास हमें सिखाता है? क्या रोशनी आजकल के अंधेरों पर डालता है? क्या ये सब कोई सिलसिला है, कोई मायने रखता है, या एक बेमानी खेल है जिसमें कोई कायदा कानून नहीं, कोई मतलब नहीं और ये सब बातें यूं ही इत्तेफाक से होती हैं? ये ख्याल मेरे दिमाग को परेशान करते थे और ये परेशानी को दूर करने के लिए इतिहास को मैंने पढ़ा और आजकल की हालत को मैंने समझने की कोशिश की। दिमाग में बहते हुए विचारों को पकड़कर कागज पर लिखने से सोचने में भी आसानी होती है और उनके नए नए पहलू निकलते हैं। इसलिए मैंने उन्हें लिखना शुरू किया। फिर इंदिरा की याद ने मुझे उसकी तरफ खींचा और इस लिखने ने उसके नाम पत्रों का रूप धारण कर लिया। महीने गुजरे, कुछ दिनों के लिए जेल से निकला, फिर वापस गया। सर्दी का मौसम खत्म हुआ, बसंत आया, फिर गर्मी और बरसात। 1 साल पूरा हुआ, दूसरा शुरू हुआ, फिर वही सर्दी, बसंत, गर्मी और चौमासा। लिखने का सिलसिला भी वैसे ही जारी रहा और हल्के हल्के मेरे लिखे हुए पत्रों का एक पहाड़ हो गया। उसे देखकर मैं भी हैरान था। इस तरह से करीब करीब इत्तेफाक से ये मोटी पुस्तक बनी। इसमें हजारों गलतियां हैं, 1000 कमियां हैं, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ इससे कुछ फ़ायदा हो सकता है। अंग्रेजों ने या यूरोप के लोगों ने जो ऐसी पुस्तकें लिखी हैं, उनमें यूरोपीय दुनिया का अधिकतर हाल है। एशिया और पुराने इतिहास की चर्चा कम है। मैंने कोशिश की है कि एशिया का हाल ज़्यादा बता सकूं। दोनों को सामने रखकर एक ही तस्वीर सामने आती है। वो तस्वीर चाहे कितनी ही अधूरी हो, उसमें कितनी ही ऐब और खामियां हों, फिर भी वो पूरी तस्वीर है। मुझे इस बात का विश्वास है कि हम किसी एक देश का हाल नहीं समझ सकते जब तक और देशों का हाल न जानते हों। कोई एक देश औरों से अलग होकर न रहा है और न रह सकता है। आजकल की दुनिया में ये बात 100% लागू होती है और हम सब एक दूसरे के सहारे या तो खड़े होते हैं या गिरते हैं। यूरोप की भाषाओं में बहुत सारी पुरानी पुस्तकें, लेकिन हमारे देश की भाषाओं में इनकी बहुत कमी है। इसलिए मैं खास तौर पर ये चाहता था कि मेरी यह पुस्तक हिंदी और उर्दू में निकले। हिंदी में निकल रही है, आशा करता हूँ जल्द ही उर्दू में भी निकलेगी। इसको लिखे कोई 4 बरस हुए हैं। दुनिया के इतिहास के लिए 4 बरस क्या चीज़ है, लेकिन हम एक ऐसे अजीब ज़माने में पैदा हुए हैं जब दुनिया की रफ्तार तेज़ है और हम सब उसकी धारा में बहते जाते हैं। कोई कह नहीं सकता कि यहाँ कब पहुँचाएगी। इन बरसों में क्रांति और इनकलाब कितने ही देशों में हो गए। अबिसीनिया की हत्या हुई, स्पेन में बढ़ती हुई आज़ादी को एक भयानक मुकाबला करना पड़ा और अभी तक जिंदगी और मौत की कुश्ती जारी है। चीन के मशहूर शहर जहां लाखों लोग रहते हैं मिट्टी के ढेर हो गए और उस मिट्टी में बेशुमार पुरुष और स्त्री, लड़के और लड़कियां दबे पड़े हैं। साम्राज्यवाद और फासिस्टवाद हर जगह हमला कर रहे हैं और दुनिया की नई उमंगों को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। उसी के साथ समाजवाद और राष्ट्रीयता के विचार फैलते जा रहे हैं और वे इस मुकाबले से हटते नहीं। इस पुस्तक के आखिर में मैंने एक लड़ाई के साये का जिक्र किया है। इन 4 बरसों में ये साया सारे देश में फैल रहा है और एक भयानक घटा हमें घेरे हुए है। दिन और रात इस लड़ाई की तैयारी सब देश कर रहे हैं और एक सवाल हर एक की जबान पर और चेहरे पर है,
ये तूफान दुनिया पर कब छाएगा और क्या क्या मुसीबतें लाएगा, इसका क्या नतीजा होगा, लाभ या हानि। मैं चाहता था कि इन 4 वर्षों का कुछ हाल लिखकर इस किताब के अंत में जोड़ दूं, लेकिन कामों में इतना फंसा हूं कि समय नहीं मिलता। एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना कठिन काम है। वो काम कभी इस तरह से अदा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी काम तो करना ही होता है। इस अनुवाद में एक और कठिनाई हुई। हम सब की इच्छा थी कि इसकी भाषा हिंदुस्तानी हो, जो न कठिन हिंदी हो न कठिन उर्दू। हमें अपने देश में ऐसी हिंदुस्तानी भाषा के चाल चलन को बढ़ाना है। शुरू में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दोनों तरफ से साहित्यकार नाराज़ हो जाते हैं। एतराज़ होता है कि ये क्या दोगली चीज़ है, न हिंदी है न उर्दू। साहित्य के प्रेमियों से मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि बीच के रास्ते पर चलकर हम एक मजबूत और जानदार साहित्य बना सकेंगे। इस कोशिश में गलतियाँ होंगी, कभी कभी आँखों और कानों को चोट लगेगी, लेकिन जल्दी ही वो समय आएगा जब हम इस नई चीज़ को जो आम जनता से पैदा हो रही है उसी की तरफ से देखेंगे, शक्ति पहचानेंगे और उसके बढ़ाने में लग जाएंगे।